बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निमोनियाज़ में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनिया पढ़ेंगे और उसकी कॉजेज़, रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑल अबाउट जो निमोनिया के बारे में है वो डिस्कस करेंगे। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो सीपीडी के हवाले से था और ये निमोनिया के हवाले से है। तो ये दो लेक्चर इसी वीक के लिए काफ़ी है, ठीक है। और इसी के साथ जो लंग्स डिजीज़ है वो भी ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह ईद के बाद अगर ज़िंदगी बाकी रही तो हम रीनल डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर आप लोगों की 2 क्रेडिट आवर्स का होगा। तो लेट्स स्टार्टेड। निमोनिया क्या है? सो निमोनिया इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। लेकिन लंग्स के कौन से पोर्शन में ये होता है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा किसे कहते हैं? जो उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट होगा, या तो वो एल्विलर सेल की इन्फ्लेमेशन होगी या ब्रोंकियल्स की होंगी। प्रॉबेबली जो हमारे पास टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है उसकी होगी। अब ये इन्फ्लेमेशन क्यों होगी? इसका मेन काज होगा हमारे पास इन्फेक्शन। तो निमोनिया को हम दूसरी लफ्ज़ों में इन्फेक्टिव लंग डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन तो होती है लेकिन ड्यू टू द इन्फेक्शन होते हैं। इसी बेस पे हम इन्फेक्टिव लंग डिजीज़ भी इसको कहते हैं। इसका जो मेन फाइंडिंग है वो हमारे पास है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किसे कहते हैं? सॉलिड मटेरियल। यहाँ पर लंग्स में अगर आप एक्सरे देखेंगे तो आप लोगों को स्पॉट्स नज़र आएंगे जो कि सॉलिड मटेरियल्स आप लोगों को शो करेंगे, और उसी सॉलिड मटेरियल के अपीयरेंस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो एक्सरे पर मेन फाइंडिंग ऑफ द निमोनिया जो है वो हमारे पास कंसोलिडेशन है। तो दो बातें यहाँ पर याद रखें कि एक ये डिज़ीज़ इन्फेक्शन की वजह से काज होती है और दूसरा मेन फाइंडिंग जो उसका है वो कंसोलिडेशन है। अच्छा, लिखा भी है कि कंसोलिडेशन क्या है कि इसमें एल्वेलाई जो है उसमें मिक्सचर आकर उसमें एकोमुलेट होते हैं, ठीक है। और वो मिक्सचर किस चीज़ के होगी? जो हमें सॉलिड नज़र आएंगी वो उसमें हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होंगे कि उनकी इन्फ्लेमेशन इसमें होती है। साथ ही इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया भी होंगी, और ऐसी बैक्टीरिया को रिस्पॉन्स करने के लिए WBC भी होंगी। तो इन तीनों चीज़ों की कम्बिनेशन से जो हमारे पास मिक्सचर बनते हैं, और वो मिक्सचर फिर जब एल्वेलाई में एकोमुलेट हो जाते हैं तो इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एल्वेलाई है वो एनलार्ज हो चुकी है, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो है वो आकर एकोमुलेट हो चुके हैं, सो इट बिकम एनलार्ज, ठीक है। थोड़ा सा इसकी एपिडेमियोलॉजी की तरफ आते हैं। तो इन्फेक्शन डिजीज़ में जो अमवात होते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें सबसे ज़्यादा अमवात इसी निमोनिया इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लीडिंग इन्फेक्शन डिजीज़ विच काज डेथ। और इसके लिए जिस तरह अस्थमा के लिए स्पेशल सीज़न था वो ज़्यादातर हमारे पास स्प्रिंग सीज़न में होता था, तो ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो हो सकते हैं, लेकिन विंटर में ये रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो डिफरेंट चीज़ों से होती है, मुख्तलिफ़ सीज़न में उसके लिए अपनी जो कॉजेटिव एजेंट है वो मौजूद होते हैं, इसलिए राउंड द ईयर ये होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया ये काज करते हैं वो ज़्यादातर विंटर यानी लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं। और इसमें ऑल एजेस इन्वॉल्व हैं, बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, एडल्ट्स में भी होते हैं और एल्डर में भी होते हैं। लेकिन प्रॉबली हमारे पास जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होते हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एल्डर में और क्रोनिकली जो एल पेशेंट होते हैं जो परसिस्टेंटली बीमार रहते हैं, तो उसमें इसकी चांसेस ज़्यादा है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो नॉन हॉस्पिटलाइज पेशेंट में 1% है, हॉस्पिटलाइज्ड में 13.7% है, यानी उसमें ज़्यादा है हॉस्पिटलाइज में। उसकी बाद में हम उसकी जो एक टाइप है नोज़ोकोमियल निमोनिया वो पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इसी वजह से हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ज़्यादा है। जिनमें बैक्टीरियमिक यानी सेप्टिसीमिया जिसमें डेवलप होते हैं, बैक्टीरिया ब्लड में आ जाते हैं, तो उसमें फिर 19.6% है, और आईसीयू की जो पेशेंट है उसमें 36.5% है। तो ओवरऑल उसकी जो मार्टिलिटी है वो 0 से लेकर 50% तक है। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में वो फिर डिफरेंट है। अच्छा, इसको 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लिनिकली, और तीसरा जो है प्रीवियस हेल्थ के स्टेटस के मुताबिक उसको क्लासिफाई किया गया है। तो हम एक एक को आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन विच देयर इज़ 2 टाइप्स, वन इज़ द लोबर और दूसरा है हमारे पास ब्रोंकियल। ठीक है, तो ब्रोंको नमूनिया में ब्रोंकाइन वाल होंगे और लोबर में लोबर आएंगे, और दूसरी डिफरेंस अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द लंग पार्ट, लंग का या तो पार्ट ऑफ द लोब होगा, लोब का एक हिस्सा होगा, या टोटल लोब हमारे साथ होगा। ठीक है, अब एक ही लंग के 2 लोब भी हो सकते हैं, ठीक है, या एक लोब भी हो सकते हैं, या 2 लंग्स की एक एक लोब भी हो सकते हैं, और 2 लंग्स की 2 लोब्स भी हो सकते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया हमारे पास इन्वॉल्व है वो मोस्ट कॉमनली प्रॉबेबली जो है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। 90% ऑफ केसेस में हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके अलावा जो दूसरी है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला, सुडोमोनास, प्रोटियस और इकोलाई, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली जो हमारे पास बैक्टीरिया काज करते हैं लोबर नमूनिया वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वक्त के साथ। ठीक है, तो 4 स्टेजेस में ये लंग्स का जो मॉर्फोलॉजी है, लंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंजेशन होती है। जैसे ही इन्फेक्शन आ जाते हैं, बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होकर इन्फेक्शन का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें विद इन 24 आवर यानी फर्स्ट डे इसमें कंजेशन होते हैं। किस तरह होगा, जो लोब ऑफ द लंग अफेक्टेड है, जिस लोब के ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक की है, ठीक है, तो वो हेवी हो जाएगा एंड रेड ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी एडिमा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें एक्सुडेट बनेंगी, एडिमा बनेंगी, तो इसी एडिमा की वजह से वो लोब जो है वो हमारे पास रेड नज़र आएगा और साथ ही हेवी होगा, क्योंकि उसमें फ्लूइड ज़्यादा होंगे। जो एल्विलर कैपिलरीज़ है स्मॉल छोटे छोटे, वो एनगॉर्ज हो जाएंगी, उसका ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा, और साथ ही एडिमेटस एक्सुडेट इन द एल्वेलाई वो आ जाएंगी, जिसमें बैक्टीरिया होगा, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो चूँकि इन्फ्लेमेशन इसका कॉज है, तो इन्फ्लेमेशन में एडिमा होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड होंगी, जिसकी वजह से एयर स्पेसिस में फ्लूइड एकोमुलेट होंगी, साथ ही कैपिलरीज में भी फ्लूइड एकोमुलेट होगी, जिसकी वजह से कंजेशन होगी। इसके बाद होता है रेड हेपेटाइजेशन। रेड हेपेटाइजेशन इसमें कोई लीवर इन्वॉल्व नहीं होता। रेड हेपेटाइजेशन का मतलब ये है कि यूजुअली जो हमारे पास लीवर होता है उसका कलर रेड होता है। ठीक है, तो इसमें जो लोब होता है ऑफ द लंग वो भी रेड नज़र आते हैं लीवर की तरह, तो इसलिए उसको रेड हेपेटाइजेशन कहते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि कैपिलरी एनगॉर्जमेंट होते हैं, ठीक है, एनगॉर्जमेंट किस तरह होगी, इसमें एक्सुडेट होंगे, इसमें ब्लड एकामुलेट होंगे, तो वो ब्लड जो है इसमें आकर जमा होंगे और स्टार्ट कोगुलेशन, तो वो जो ब्लड इसके में एकामुलेट होते हैं वो कोगुलेट होकर फेब्रिन स्ट्रैंड्स बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब जो एयरलेस लोब्स है लंग की वो सख्त हो जाएंगी, क्योंकि उसमें फेब्रिन के क्लॉट्स बने हैं। ठीक है, और रेड भी नज़र आएंगी क्योंकि ब्लड को जो है उसमें क्लॉट हो चुके हैं। तो जो रेड कलर एंड सॉलिड अपीयरेंस है, दिस इज़ द लीवर मॉर्फोलॉजी। लीवर को अगर आप देख लें तो वो भी सॉलिड है एंड रेड है। ठीक है, तो लंग्स भी इसी तरह नज़र आएंगी जिस तरह लीवर है, इसीलिए इस स्टेज को हम रेड हेपेटाइजेशन कहते हैं। इसके बाद होगा ग्रे हेपेटाइजेशन।
जो लंग्स हमारे पास सॉलिड ऑलरेडी बन चुके हैं, रेड एंड सॉलिड बन चुके हैं, ठीक है, तो उसमें ल्यूकोसाइट्स जो है WBC और रेड सेल जो है RBCs ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और ये लंग्स के जो लोब्स हैं इसके मुख्तलिफ पोर्शन में ये स्प्रेड हो जाएंगे और वहाँ पर भी एकोमुलेशन होगी इनटू द फिब्रिन, ठीक है। सो द लंग्स बिकम ड्राई, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट जितनी भी ब्लड है वो एक सॉलिडिफिकेशन उसकी हो रही है, पेब्रिन को कन्वर्ट हो रहा है, तो लंग्स बिकम ड्राई, ग्रे एंड फर्म। ग्रे क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक्सुडेट जो है वो भी आकर उसके साथ स्टक हो जाते हैं, और फर्म सख्त भी होगा। अच्छा, ग्रे कलर क्यों है? ड्यू टू द ब्लडलेसनेस। अब ग्रे कलर इसलिए है कि इसमें एक तो एक्सुडेट है, दूसरा ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी क्यों है? क्योंकि कैपिलरीज जो है वो क्लोज हो चुकी हैं। क्यों क्लोज हो चुकी हैं? क्योंकि हमारे पास सपोज़ ये एल्वेलाई है और ये कैपिलरीज है, तो ये एल्वेलाई में यहाँ पर जो है सॉलिडिफिकेशन हो चुके हैं, कंसोलिडेशन हो चुके हैं, ये सॉलिड बन चुका है। तो अब ये कैपिलरी यहाँ पर जो ये एल्वेलाई जो है ये कैपिलरी के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो द कैपिलरी बिकम नैरो, और जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होते जाएंगी तो फाइनली द कैपिलरी बिकम ब्लॉक्ड। तो अब कैपिलरी ब्लॉक है तो इसमें ब्लड नहीं आएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्लडलेसनेस, और इसी ब्लडलेसनेस की वजह से फिर वो ग्रे अपीयर होंगे। और फोर्थ स्टेट में होते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन किसे कहते हैं? कि जो क्लॉट बने हैं हमारे पास एल्विलर स्पेस में, जो सॉलिड मटेरियल बने हैं, वो थ्रू एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर कफिंग के थ्रू क्या होंगी, उसको एब्जॉर्ब या रिमूव किया जाएगा। तो आपके पास जो लंग का पेरेन्काइमा है वो फिर नॉर्मल नज़र आएंगे। लेकिन दिस रिजोल्यूशन तब होगा जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनल ट्रीटमेंट फेज़ है। ये इनिशियल 3 जो है ये हमारे पास पैथोलॉजिकल स्टेजेस है, कि पहले हमारे पास कंजीशन होगी, ठीक है, इसके बाद ग्रे रेड कलर की अपीयरेंस होगी और सॉलिड होगा, फिर सॉलिड एंड ग्रे होगी ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द कैपिलरीज, और फाइनली अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये फिर रिजॉल्व होगा। दूसरी टाइप की तरफ आते हैं ब्रोंको नमूनिया। तो ब्रोंको नमूनिया में हमारे पास टर्मिनल ब्रांकियोल इन्वॉल्व होंगे, इसमें लोब्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जो टर्मिनल ब्रांकियोल है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो सप्लाई करते हैं टू द ब्रोंका, ठीक है। तो ये 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब में भी हो सकते हैं, ठीक है। एयर स्पेसिस इसमें नहीं होते, और इसमें जो कंसोलिडेशन होगा वो पैची होगा, पैच लाइक, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं पैचेस, ठीक है। तो कंसोलिडेशन इस तरह से बनेंगे, ठीक है। फॉलोइंग ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस, यूजुअली इसमें पहला ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई या इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल होते हैं, इसके बाद ये कंसोलिडेशन होते हैं। एंड इट इज़ मोस्ट सेकेंडरी टू द वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यूजुअली जो ब्रोंकाइटिस होते हैं ये हमारे पास, हमने ब्रोंकाइटिस पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इससे पहले इसका जो राइनोसाइनोसाइटिस होता है जो कि अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन के बाद यूजुअली हमारे पास ब्रोंको नमूनिया होते हैं। जो ऑर्गेनिज़म लोबर नमूनिया काज करते हैं वही ऑर्गेनिज़म ब्रोंकियल नमूनिया भी काज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस जस्ट ये है कि एक में हमारे पास एयर स्पेसिस जो है वो इन्वॉल्व होंगी, और दूसरे में ब्रोंको नमूनिया जो है वो सेकेंडरी होगा, ड्यू टू द अदर डिजीज़ काज होगा, और इसमें पैची कंसोलिडेशन होगी। अच्छा, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी ड्यूरिंग द नमूनिया? तो जो पैची कंसोलिडेशन बने हैं लंग्स के अंदर वो स्प्रेड होगा थ्रू आउट द लोब, ठीक है। और ये जो कंसोलिडेशन है ये बायलेटरल एंड बेजल होगा, दोनों लंग्स में होंगे, और जो उसका लोअर पोर्शन है उसमें होगा। इनिशियल स्टेजेस में इसका एल्विलाई भी रेड होगा ड्यू टू द कंजेशन, जिस तरह लोबर में होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो एक्सुडेट है उसमें पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे पास एसिनी, जो कि 3 चीज़ों से बना है, एल्विलाई, एल्वियुलर डक्ट और टर्मिनल ब्रांक्यूल, उसमें यो एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे,
तो ड्यू टू दैट पैची कंसोलिडेशन द एल्वेलाई बिकम कोलैप्स अलॉन्ग विद द ब्रोंकियल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये दोनों उसमें होंगे। अच्छा, एक लोब से ये दूसरी लोब तक भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं ये इन्फ्लेमेशन। ठीक है, थ्रू द पोर ऑफ कोहॉन। पोर ऑफ कोहॉन क्या है? एक चैनल है जो कि दो लोब्स को कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वन लोब है, ये दूसरा लोब है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होता है? पोर ऑफ कोहॉन होते हैं। तो इस पोर ऑफ कोहॉन की थ्रू ये एक लोब से दूसरी लोब में ट्रांसफ़र हो सकते हैं एंड फाइनली द टोटल लंग्स भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हम उसी को कहते हैं कि एक बंदा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है बल्कि बाहर है, अपने नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको कोई डिज़ीज़ भी दूसरा जो है नहीं है। ठीक है, तो उसको अगर निमोनिया हो गया, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी उसको कम्युनिटी की वजह से ये माहौल की वजह से ये निमोनिया काज हुआ। या अगर एक बंदा है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है लेकिन 48 आवर उन्होंने गुजारे हैं और फिर डिस्चार्ज हो गया, अगर उसको भी निमोनिया हो गया तो दैट विल बी द कम्युनिटी एक्वायर्ड, नॉट हॉस्पिटल। ठीक है, उसके लिए 48 आवर का टाइम जो है वो ज़रूरी है। ये ज़्यादातर विंटर सीज़न में आप लोगों ने बच्चों में देखा होगा या बूढ़ों में होता है। ठीक है, और वो लोग जिसमें वायरल इन्फेक्शन का अटैक ज़्यादा हो, ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्योलाइटिस जो है उसमें ज़्यादा हो। इसमें भी फिर दो टाइप्स के, एक है टिपिकल होता है जिसका रैपिड ऑनसेट होता है। ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। और इसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा? फीवर, प्रोडक्टिव कफ एंड प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा। जबकि एटिपिकल जो है उसका ऑनसेट स्लोली होगा, यूजुअली जो बूढ़े में होते हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पास माइकोप्लाज्मा, लेजियोनेला, क्लेमाइडिया नमूने एंड वायरल नमूने, ये बैक्टीरिया उसके लिए इन्वॉल्व है। इसका साइन सिम्टम भी टिपिकल की तरह होगा, लेकिन इसमें प्लूरेटिक चेस्ट पेन जो है वो या कम होगा या एब्सेंट होगा, बाकी प्रोडक्टिव कफ और फीवर होगा। इसके बाद आते हैं टुवर्ड द नोज़ोकोमियल नमूनिया या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी इसको कहते हैं, यानी जो बंदा हॉस्पिटल में 48 आवर से ज़्यादा गुजारते हैं और उसको नमूनिया होता है तो दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड या नोज़ोकोमियल नमूनिया। जो आईसीयू पेशेंट होते हैं यूजुअली उसका टाइम ज़्यादा होता है, 2 दिन से ज़्यादा होते हैं, हफ्ता होता है। इवन जो क्रेनियाट जो ब्रेन रिलेटेड या न्यूरो सर्जरी के जो पेशेंट होते हैं वो महीनों तक होता है, तो उसमें 50% चांसेस है कि नोज़ोकोमियल नमूनिया उसमें हो जाए। और स्पेशली जो लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हो, वेंटिलेटर पे हो, ठीक है, तो उसमें फिर 86% चांसेस ऑफ द नोज़ोकोमियल नमूनिया होता है। और जो नॉन वेंटिलेटेड पेशेंट हो तो उसमें 50% चांसेस है। और मॉर्टेलिटी रेट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वही है। जो ऑर्गेनिज्म इसमें रिस्पॉन्सिबल है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, एनेरोब्स एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब ये किस तरह डेवलप होता है, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया क्यों होता है? ठीक है, तो एक जो पेशेंट एडमिटेड होता है हॉस्पिटल में तो वो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्टेरॉइड लेते हैं और स्टेरॉइड हम इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसके अलावा अक्सर लोग जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं आईसीयू वगैरह में तो वो डायबिटिक होते हैं या उसको कोई कैंसर की डिजीज़ होती है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो आसानी से बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उस पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है पोस्ट ऑपरेटिवली वो वार्ड में या आईसीयू में जाते हैं तो उसका टाइम भी ज़्यादा होता है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली चूँकि ऑपरेशन के दौरान उनको एनेस्थीसिया दिया होता है और एनेस्थीसिया क्या करते हैं, जो कफ रिफ्लेक्स है उसको ख़त्म करते हैं, तो कफ रिफ्लेक्स नहीं होती इसीलिए वो स्पूटम जो म्यूकस है उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर प्लगिंग होती है जिसमें बैक्टीरिया की एक्युमुलेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और सेम म्यूकस सीलियरी सिक्रीशन क्लियरेंस जो कि एनेस्थीसिया की वजह से होता है, वो कफ रिफ्लेक्स और म्यूकस सीलियर का जो मोमेंट है उसको ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकाल सकते। इसके अलावा जो दूसरा है वो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन है। अगर किसी की जो स्टमक है उसमें कंटेंट मौजूद है और वो एस्पायरेट कर जाते हैं, वो वोमिट कर जाते हैं, तो यूजुअली जो आईसीयू का पेशेंट होते हैं उसका कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं होता, ठीक है, वो लाइंग पोजीशन में होता है, तो वो आसानी के साथ लंग्स की तरफ जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं एस्पायरेशन निमोनाइटिस, ठीक है। एमोबिलिटी एंड लो कॉन्शियस लेवल। इसके अलावा वोमिटिंग जो उसमें होते हैं, डिस्पेजिया भी उसमें होते हैं। और तीसरा है नेजोगेस्ट्रिक इंट्यूबेशन। अगर किसी में हम नेज़ल के थ्रू इंट्यूबेशन करते हैं एनजी ट्यूब, ठीक है, तो वो उसी दौरान भी वोमिट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वोमिटिंग भी एक रिफ्लेक्स फिनोमेना है और कोशिश करते हैं कि जो चीज़ डाइजेस्टिव ट्रैक में आते हैं उसको रिमूव करें। तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो है वो एक एक्सटर्नल बॉडी है, तो बॉडी इसमें इसको रिस्पॉन्स करते हैं ताकि इसको रिमूव करें, तो इसी दौरान वो गैस्ट्रिक जो फोर्स लगाते हैं उसमें कंटेंट भी बाहर की तरफ आते हैं जो कि लंग्स की जानिब जा सकते हैं एंड कॉजिंग एस्पायरेशन निमोनाइटिस। अच्छा, इसका कोर्स किस तरह होगा? तो हमारे पास क्या होता है कि माइक्रोबियल एजेंट जो है वो एंटर हो सकते हैं इनटू द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। यूजुअली जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है ये स्टेराइल, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक ये स्टेराइल है, इसमें कोई जो है वो इन्फेक्टेड एजेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब इसमें कोई माइक्रोबियल एजेंट अंदर जाते हैं तो वो उसमें डिजीज़ यानी इन्फेक्शन काज करेंगे। अब ये किस तरह जा सकते हैं? या तो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हम किसी इसी चीज़ को इनहेल करते हैं जिसमें बैक्टीरिया सस्पेंडेड होता है, या अगर लंग्स के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड पे कोई इन्फेक्शन मौजूद है, ठीक है, और वहाँ से ब्लड के थ्रू ये बैक्टीरिया जो है आकर लंग्स में आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन होगा। एस्पायरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल कंटेंट, जिस तरह मैंने गैस्ट्रिक एस्पायरेशन का एग्जांपल दिया। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, क्योंकि उसमें भी ट्यूब हम डालते हैं तो वो रिस्पांस करते हैं एंड कंटेंट जो है वो बाहर जाते हैं। अब कोई किसी को रिस्पायरेटरी फेलियर है और उसको वेंटिलेटर पर डालना चाहते हैं, अब और आपका वेंटिलेटर जो है वो प्रॉपरली स्टेरलाइज नहीं है, इन्फेक्टेड है, एक ऐसे पेशेंट पे यूज़ हुआ है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, और वही वेंटिलेटर बग़ैर स्टेरलाइजेशन की आप नॉर्मल पेशेंट को लगाते हैं तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इन्फेक्टेड नेबुलाइज़र, इन्फेक्टेड ब्रोंकोस्कोपी और इन्फेक्टेड इंट्रावेनस कैनोला इससे हो सकते हैं। इसके अलावा डेंटल और साइनस इन्फेक्शन, या तो साइनोसाइटिस है जिसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या डेंटल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो बैक्टीरिया अंदर लंग्स की तरफ जा सकते हैं। अब निमोनिया जो है, क्योंकि ये इन्फेक्टिव डिजीज़ है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया किसी भी नॉर्मल पर्सन पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन जिसका डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रांग हो तो वो इस बैक्टीरिया को एराडिकेट करते हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज़्म। तो वो मैकेनिज़्म हमारे पास क्या है? एनाटॉमिकल बैरियर्स, जो हमारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है लाइक एपिग्लॉटिस, क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लोज करते हैं, उसको बंद करते हैं ताकि कोई चीज़ अंदर की तरफ ना चला जाए। लैरिंग्स में कफ रिफ्लेक्स होता है, इसी तरह कफ रिफ्लेक्स जो कि कोशिश करते हैं कि बाहर वाले जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करें। ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन बन जाते हैं, तो इस सिक्रीशन में कोई फॉरेन बॉडी आ गई है तो वो इसमें डाइल्यूट हो जाएंगी, और जैसे हम सिक्रीशन को बाहर निकालते हैं तो हम उसको एराडिकेट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। सेलुलर एंड ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अगर किसका सेलुलर इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो तो वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ फाइट कर सकते हैं। पेगोसाइटिक एल्वियुलर मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल सिस्टम, ठीक है, अगर किसी का ये स्ट्रांग हो
लंग्स का जो प्रोटेक्टिव सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है वो स्ट्रांग हो तो वो इसको बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं और कोई इन्फेक्शन काज नहीं होगा। निमोनिया को हम क्लिनिकली किस तरह डायग्नोज करेंगे? तो फीवर होगा हाई ग्रेड, यूजुअली ग्रेटर देन 100, ठीक है। चिल विथ शेकिंग, शिवरिंग होगा, इसमें सर्दी लगेंगी जिसके साथ शेकिंग होगा, जिसको हम शिवरिंग कहते हैं। कफ होगा, ड्राई भी हो सकते हैं और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अगर प्रोडक्टिव कफ है तो इनिशियली इसमें वाटर स्पूटम आएंगे और जैसे इन्फेक्शन सिवियर होता जाएगा तो इट बिकम थिक, देन बिकम प्योरुलेंट एंड फाइनली बिकम हेमरेजिक। हेमाप्टाइसिस फाइनली होगा और जिसमें ब्लड आएंगे तो उसको हम कहेंगे रस्टी स्पूटम, जो कि रस्ट लाइक होगा, जंग की तरह होगा। डिस्निया होगा क्योंकि एयर स्पेसिस वहाँ पर कंसोलिडेशन है तो डिस्निया होगा और प्लेरिटिक चेस्ट पेन भी होगा। अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि निमोनिया को प्रोमोट करते हैं? ठीक है, तो एक हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट, जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट हो, जो लोग क्रोनिकली स्टेरॉइड ले रहे हो, यूजुअली जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट होता है, ठीक है, तो वो ससेप्टेबल होता है टू दी निमोनिया। या जो लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट किया हो वो भी क्रोनिकली स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, तो उसमें चांसेस आप निमोनिया भी ज़्यादा है। क्रोनिक इलनेस, जो ज़्यादातर बीमार रहता है, ठीक है। इन्फेंट, बच्चे क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्लो होता है, और एल्डर उसका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है। प्री एग्जिस्टिंग रिस्पायरेटरी डिजीज़, यूजुअली अपर रिस्पायरेटरी वायरल डिजीज़, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोमार्बिड, जिसको और दूसरी डिजीज़ भी हो लाइक न्यूप्लेजिया या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अल्कोहलिक पेशेंट कि उनका उसका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है, एंड अस्थमा। निमोनिया कौन कौन से दूसरी डिजीज़ को लीड कर सकते हैं, दूसरी डिजीज़ इससे काज हो सकती है? सो द मोस्ट कॉमन इज़ द ARDS, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दिस इज़ द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, ठीक है। तो ये प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि जो एक्सुडेट है वो प्लूरा में भी जा सकते हैं। लंग एप्सिस, ठीक है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो एप्सिस को कर सकते हैं। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है, फाइब्रोसिस है, तो लंग की फाइब्रोसिस भी हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी फेलियर, ठीक है, एंड सेप्सिस, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में भी जा सकते हैं, तो सेप्टिसीमिया एंड बैक्टीरियमिया उसमें हो सकते हैं। डायग्नोसिस, एक तो हिस्ट्री से आप लोग डायग्नोस करेंगे, दूसरा साइन सिम्टम से जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तीसरा इमेजिंग से यानी एक्सरे और CT स्कैन से, ठीक है। तो एक्सरे पे आप लोगों को क्या नज़र आएंगे? कंसोलिडेशन, अगर लोबर है, ठीक है, तो कंसोलिडेशन जो है वो लोब को एक पूरा लोब में होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा लोब इसको दे, तो दिस इज़ द लोबर, ठीक है, ये लोबर निमोनिया है। अगर पेची है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है इस तरह, तो फिर ये क्या होगा? ब्रांको निमोनिया होगा। ब्रोंकोस्कोपी आप कर सकते हैं ताकि आप लोग देख लें कि अंदर क्या है। लैब में आप लोग CBC करेंगे, CBC में आपके साथ जो WBC है वो क्या होगी? रेज होंगे। कल्चर ऑफ द स्पूटम, बैक्टीरिया को फाइंड आउट करने के लिए, और साथ ही ब्लड कल्चर। जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो क्या है? तो एक आप कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट आ गया है उसको बाहर निकालें, तो आप जो लंग्स है उसको वॉश करेंगे विद द नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के थ्रू आप उसको वॉश आउट करेंगे। इसको कहते हैं ब्रांको एल्व्यूलर लेवेज। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया, आप लोग एंटीबायोटिक जो है उसको देंगे। अगर दूसरी डिजीज़ है तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि वो उसको वर्स ना करे। अगर हाइपोक्सीमिया है तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, ड्राई ऑक्सीजन नहीं देंगे। ब्रांकोडाइलेटर्स, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्टरल ड्रेनेज, फिजियो करेंगे और जो सिक्रीशन आएंगे उसको ड्रेन करेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको हाइड्रेशन
उसको कम करेंगे, और अगर फ्लूइड का लेवल कम है, हाइपोवोल्यूमिया है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन भी देंगे। और इसी तरह जो चेस्ट पेन होता है, प्लेरोटिक चेस्ट पेन, तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे। कौन सा एनाल्जेसिक? एनसेड्स, नॉट ओपियाइड्स, ठीक है, क्योंकि ओपियाइड जो है वो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी करते हैं, ठीक है, तो वो फर्दर डिस्ट्रेस में चला जाएगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में। दूसरा, वो वोमिटिंग भी काज कर सकते हैं, ठीक है, तो एस्पायरेशन निमोनाइटिस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो अवॉइड ओपियाइड्स एंड यूज़ द NSAID। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ये 2 क्रेडिट आवर का लेक्चर होगा आज का, एंड कल का भी के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हम रीनल डिजीज़ वो स्टार्ट कर लेंगे। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।